everyone, welcome back to my YouTube channel English Education with Divya. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन के कुछ अदर्स टॉपिक्स के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. फ्रेंड्स, हम लोग प्रोनाउन टॉपिक्स पढ़ रहे हैं. प्रोनाउन टॉपिक में हम लोग टाइप ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं. आज टाइप नंबर 6 है एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्या होते हैं? एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन टू एम्फेसाइज द स्टेटमेंट. एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन जो होता है वो एम्फेसाइजिंग द स्टेटमेंट में एम्फेसाइजिंग करता है, यानी स्टेटमेंट में यानी फोर्स देने का काम करता है, यानी एम्फेसाइज करता है स्टेटमेंट को. नेक्स्ट है फोकस, यानी फोकस दिखाता है. एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन जो होता है वो फोकस दिखाने का काम करता है. नेक्स्ट है जस्ट आफ्टर, या सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है, या एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट के एंड में आता है, स्टेटमेंट के लास्ट में भी आ सकता है. नेक्स्ट है सिंगुलर. सेल्फ जो होता है, सेल्फ लगा होता है तो वो सिंगुलर होता है, जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, माईसेल्फ, इटसेल्फ, oneself. ये सभी सिंगुलर होते हैं. ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, ये सिंगुलर होते हैं. और नेक्स्ट है प्लूरल. सेल्फ्स, SELVES, जिसमें सेल्फ्स लगा हुआ प्लूरल होते हैं, यानी प्लूरल एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, जैसे themselves, ourselves, itself, yourself. ये सभी प्लूरल एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होते हैं. फ्रेंड्स, एक बात नोट कीजिएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज सामान्यतः सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है. हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का यूज जो होता है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद होता है. ज्यादातर सब्जेक्ट के बाद ही होता है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का यूज, या कह दो सेंटेंस के लास्ट में भी यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल है आई शैल डू दिस वर्क. आई शैल डू दिस वर्क, मैं यह काम करूंगा. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई माई सेल्फ शैल डू दिस वर्क. मैं खुद यह काम करूंगा. तो यह माई सेल्फ क्या कर रहा है? फोकस दिखा रहा है. स्टेटमेंट में फोकस दिखाने का कर रहा है, यानी एम्फेसाइजिंग कर रहा है कि माई सेल्फ, मैं स्वयं, यानी मैं खुद यह वर्क करूंगा. तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में दोनों में डिफरेंट सेंस है. यहाँ ये बोल रहा है कि आई शैल डू दिस वर्क, मैं यह वर्क करूंगा. यहाँ कह रहा है कि आई माई सेल्फ, यानी फोकस दिखा रहा है, यहाँ एम्फेसाइजिंग दिखा रहा है कि आई माई सेल्फ, मैं खुद शैल डू दिस वर्क, यानी अपने आप को दिखा रहा है कि मैं ही करूंगा ये कार्य. तो यहाँ एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया गया है. तो ये क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है. और मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है. ज्यादातर सब्जेक्ट के बाद ही एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज होता है, यानी फोकस दिखाने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है. ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई शैल डू दिस वर्क माई सेल्फ. माई सेल्फ लास्ट में भी आ सकता है कि आई शैल डू, मैं यह कार्य करूंगा, माई सेल्फ, मैं खुद यह कार्य करूंगा. मैंने बताया था कि स्टेटमेंट के एंड में भी माई सेल्फ यानी एम्फेटिक प्रोनाउन या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन आ सकता है. तो यहाँ सेंटेंस के लास्ट में माई सेल्फ आया है, और माई सेल्फ क्या है? सिंगुलर है. आई यहाँ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग माई सेल्फ का यूज करेंगे. तो माई सेल्फ यहाँ सिंगुलर है. फ्रेंड्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई माई सेल्फ, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई शैल डू दिस वर्क माई सेल्फ. यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, यानी सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, और सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है. तो फ्रेंड्स, इन दोनों में डिफरेंट देखिएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द बॉय हिमसेल्फ कट द ट्रीज. यहाँ कट क्या है? बॉब है, बॉब का सेकेंड फॉर्म है.
तो बॉय, द बॉय क्या है, ये नाउन है, नाउन के जस्ट बाद आया हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ यहाँ इम्फेटिक प्रोनाउन है या इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, द बॉय कट द ट्रीज हिमसेल्फ, हिमसेल्फ ये लास्ट में आया हिमसेल्फ, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ये क्या है, बॉय सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो हिमसेल्फ सिंगुलर है। और यहाँ बॉय फर्स्ट में आया, तो इसके जस्ट बाद भी आ सकता है, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद भी एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, और सेंटेंस के लास्ट में भी एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह दोनों तरीके से ये दोनों सेंटेंस सही है। नेक्स्ट एग्जांपल है, यू योरसेल्फ, यू योरसेल्फ या योरसेल्व्स शुड डू दिस वर्क, यहाँ योर होगा, ठीक है, यू योरसेल्फ या योरसेल्फ शैल डू दिस वर्क, यू जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ठीक है, तो वो यू का यूज हम सिंगुलर के रूप में भी कर सकते हैं और प्लूरल के रूप में भी कर सकते हैं। तो यहाँ यू योरसेल्फ, तो ये बिल्कुल सही है, और यू के साथ योरसेल्व्स ये भी आ सकता है, तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के सेंस में यूज हो सकता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। यू के सेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ योरसेल्फ भी आ सकता है और योरसेल्व्स भी आ सकता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ऑल ऑफ यू शुड डू दिस वर्क योरसेल्फ या योरसेल्व्स, दोनों में से क्या आएगा, तो ऑल यहाँ प्लूरल है, ऑल ऑफ यू तुम में से सभी, ऑल प्लूरल होता है, और प्लूरल के साथ प्लूरल यूज होगा, तो यहाँ योरसेल्फ नहीं आएगा, योरसेल्व्स आएगा, तो ऐसे योरसेल्फ नहीं लिखेंगे क्योंकि योरसेल्फ सिंगुलर होता है और योरसेल्व्स प्लूरल होता है, तो इस तरह सेंटेंस में एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 7, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्व्स, योरसेल्फ, वनसेल्फ, योरसेल्व्स, देमसेल्फ, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एग्जांपल से हम समझेंगे। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, एक पर्सन है, इसका नाम है रामा, ये रियल पर्सन है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब, इसका ये सामने मिरर है, इसका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स होता है प्रतिबिंब, इसका रिफ्लेक्शन वो मिरर में दिखाई देगा, तो इसका रिफ्लेक्शन बनेगा, तो ये रियल पर्सन है, इसका रिफ्लेक्शन बनेगा, तो रिफ्लेक्शन जब बनेगा तो इसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी खुद का रिफ्लेक्शन, खुद का यानी रियल पर्सन का रिफ्लेक्शन जो बनता है उसी को ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन प्रोनाउन माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्व्स, योरसेल्फ, वनसेल्फ, योरसेल्व्स, देमसेल्फ, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। इनका कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, ये सब चीजों को आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। कंसेप्ट 1, व्हाई यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल है, आई सा मी इन द मिरर, मैंने मुझे देखा, मैंने मुझे देखा इन द मिरर, मिरर में, तो यहाँ मी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, ये रियल पर्सन नहीं है क्योंकि यहाँ मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है, तो यहाँ मी नहीं आएगा, सा क्या है, वर्ब है, तो सा ये वर्ब का सब्जेक्ट आई है और वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, तो यहाँ मी नहीं होगा क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है, तो यहाँ कोई सेंस नहीं हो रहा कि आई सा मी इन द मिरर, मैंने मुझे देखा, तो यहाँ कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो यहाँ हम रियल पर्सन यानी ये क्या है, मी क्या है, रियल है, लेकिन रियल का हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो आई सा माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा इन द मिरर, मिरर में मैंने खुद को देखा नहीं, मिरर में मैंने खुद का रिफ्लेक्शन दिया, तो आई का रिफ्लेक्शन, आई का रिफ्लेक्शन माई सेल्फ होगा, यानी रियल पर्सन का ही रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन होता है, तो रियल पर्सन का रिफ्लेक्शन आई का रिफ्लेक्शन माई सेल्फ होगा। तो आई क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो यहाँ माई सेल्फ का यूज करेंगे। तो आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को मिरर में देखा। तो ये ऐसे बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस होगा। क्योंकि फ्रेंड, क्योंकि यहाँ आई जो रियल पर्सन की बात किया जा रहा है, तो रियल पर्सन का ही रिफ्लेक्शन हम दिखाते हैं। तो रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए रियल पर्सन के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 2, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब वर्ब अपने पहले सब्जेक्ट लेता है, यानी वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट। वर्ब का ऑब्जेक्ट दो तरीके से होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से लेता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्ब, डायरेक्टली रिलेट करता है वर्ब को, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्टली रिलेटेड टू वर्ब, इनडायरेक्टली रिलेट करता है वर्ब को। फॉर एग्जाम्पल है आई एट एन एप्पल, मैंने एप्पल खाया। आई एट व्हाट, आई एट व्हाट, मैंने क्या खाया। तो इसका आंसर मिल रहा है कि एप्पल खाया। तो एप्पल यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, एट वर्ब है, और एन एप्पल ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि इसका कंप्लीट सेंस आ रहा है। नेक्स्ट है आई टॉट हिम इंग्लिश, आई टॉट हिम इंग्लिश, आई सब्जेक्ट है, टॉट वर्ब है, हिम यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आई टॉट व्हाट, मैंने क्या पढ़ाया, इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आई टॉट हुम, मैंने किसको पढ़ाया, तो हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट का रिप्लाई आएगा तो व्हाट का रिप्लाई आएगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो मैंने क्या पढ़ाया, इंग्लिश, इंग्लिश क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और आई टॉट हिम, मैंने किसको पढ़ाया, तो किसको पढ़ाया, हूम का रिप्लाई आ रहा है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, वर्ब जो है अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से लेती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई गेव हिज मदर, आई गेव हिज मदर। तो आई के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज होगा, क्योंकि वर्ब अपने बाद हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही मांग करती है। वर्ब को हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड होती है। तो आई गेव हिज मदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो यहाँ कोई सेंस नहीं आ रहा है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है कि आई गेव हिज, मैंने उसकी माँ को दिया, क्या दिया, आई गेव व्हाट, क्या दिया, कुछ पता नहीं है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स, एक बात नोट कीजिएगा, अ वर्ब नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट अ स्टेटमेंट। वर्ब जो होता है, वर्ब स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 3, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज किया जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी वर्ब अपने बाद जो ऑब्जेक्ट लेता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों लेता है, और वर्ब के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल है आई इंट्रोड्यूस टू द क्लास, आई सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस वर्ब है। तो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, आई इंट्रोड्यूस टू द क्लास। तो यहाँ टू द क्लास क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तो वर्ब नीड्स इट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई इंट्रोड्यूस व्हाट, मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया, टू द क्लास, नहीं पता, तो मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की यहाँ नीड है। तो ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड टू द क्लास, आई सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस यहाँ वर्ब है,
माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट है, टू द क्लास ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई इंट्रोड्यूस व्हाट, मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया, माई फ्रेंड अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस किया टू द क्लास, क्लास में। तो वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है माई फ्रेंड, वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लिए तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द क्लास। आई सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस वर्ब है, यानी वर्ब का सब्जेक्ट आई है और वर्ब का ऑब्जेक्ट माई सेल्फ। इंट्रोड्यूस वर्ब है तो वर्ब अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकता है। तो वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ सकता है। मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आई इंट्रोड्यूस वर्ब है और वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया गया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है टू द क्लास। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द क्लास, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। माई सेल्फ क्या है, यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 4, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी प्रीपोजिशन अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकती है। तो प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल है आई शैल पे फॉर मी या माई सेल्फ। तो यहाँ फॉर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट माई सेल्फ यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यहाँ मी नहीं आएगा क्योंकि मी जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। माई सेल्फ मैंने बताया कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो सकता है। तो माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और आई सब्जेक्ट है यानी रियल पर्सन के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आई सेल्फ पे फॉर माई सेल्फ, मैं खुद के लिए पे करूंगा। तो माई सेल्फ यहाँ ऑब्जेक्ट होगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो प्रीपोजिशन के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक बात नोट कीजिएगा, इंजॉय, एवेल, एडजस्ट, इंट्रोड्यूस, रिकॉन्साइल, प्रोस्ट्रेट, इंग्रेटिएट, रिप्रेजेंट, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। फ्रेंड्स, इन सभी वर्ड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन vs एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंट होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब ना तो सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है ना ही ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे इनका कोई यूज नहीं होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन एक्स्ट्रा वर्ड इन अ सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड होता है। इनका सेंटेंस में कोई वो रोल नहीं होता है, बट ये एक्स्ट्रा वर्ड होता है। एक्स्ट्रा मतलब सेंटेंस में एक्स्ट्रा अपना वो एम्फेटिक दिखाते हैं, अपना एक्स्ट्रा फोकस दिखाते हैं सेंटेंस में। इस सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आई माई सेल्फ शैल डू दिस वर्क, मैं खुद यह कार्य करूंगा। तो यहाँ आई सब्जेक्ट है, माई सेल्फ यहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन है, यहाँ एम्फेसाइज करने का कार्य कर रहा है कि आई माई सेल्फ, मैं खुद, यहाँ फोकस दिखा रहा है कि मैं खुद, यानी दबाव डाल रहा है कि आई माई सेल्फ शैल डू दिस वर्क, मैं खुद यह कार्य करूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है he hurt himself in the garden। he यहाँ सब्जेक्ट है, hurt वर्ब है, तो वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है एज अ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ही क्या है, रियल पर्सन है, तो रियल पर्सन के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 8, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं,
everybody, somebody, nobody, anybody, anyone, someone, none, none, anyone, everything, something, nothing, anything, all, some, any, both, another, much, few, little, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। अब हम देखेंगे इनका सेंटेंस में कैसे यूज होता है। तो फ्रेंड ये सभी प्रोनाउन ही होते हैं, बट सेंटेंस में इनको कैसे यूज किया जाता है इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल है एवरीवन बिलीव्ड हिम, एवरीवन बिलीव्ड हिम, यहाँ एवरीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि एवरीवन जो है नाउन के प्लेस पे आया है, तो जो नाउन के प्लेस पे आता है वो प्रोनाउन होता है और ये क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीवन बिलीव्ड हिम, हर कोई उस पर विश्वास करता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है somebody has stolen my watch, somebody क्या है, somebody इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो somebody के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है तो बिल्कुल सही है। somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है some are born great, all are not born rich, some यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कह रहा है कि some are born great, कुछ जन्म से महान होते हैं। all यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है और all जो होता है वो प्लूरल प्रोनाउन होता है, तो प्लूरल प्रोनाउंस के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, तो आर बिल्कुल करेक्ट है। all are not born rich, और सभी जो है जन्म से अमीर नहीं होते हैं। कह रहे कुछ जन्म से महान होते हैं और कुछ जन्म से अमीर नहीं होते हैं। तो ये क्या है, यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज किया गया और यहाँ भी इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है वन और अदर ऑफ अस विल बी देयर, हम में से एक और या दूसरे वहां होंगे। तो वन और अदर, एक या दूसरे वहां होंगे, तो वन यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अदर भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल है वन मस्ट बी अटेंटिव टू वंस स्टडीज, वंस यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है और वंस का पॉजेसिव प्रोनाउन वंस होता है, तो यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है वन मस्ट बी अटेंटिव टू वंस स्टडीज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक बात नोट कीजिएगा कि ऑल, सम, बोथ, एनी, मस्ट, एनफ, फ्यू, मैनी, लिटिल, वन, अदर, अनदर का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में सामान्यतः होता है। मीन्स ये सारे वर्ड, इन सभी वर्ड का यूज जनरली एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है आई विल टेक यू देयर वन डे, आई विल टेक यू देयर वन डे, यहाँ वन क्या है, वन एडजेक्टिव है, डे यहाँ नाउन है, तो नाउन से पहले जो आता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ कह रहा है कि आई विल टेक यू देयर वन डे, मैं तुम्हें वहां एक दिन ले जाऊंगा, तो यहाँ वन जो है एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ वन एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है एनी फूल कैन डू दैट, एनी यहाँ एडजेक्टिव है, फुल नाउन है, तो नाउन से पहले जो आता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, तो नाउन के बारे में जो बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो एनी फूल कैन डू दैट, हर कोई मतलब कोई भी मूर्ख यह कर सकता है, तो यहाँ एनी क्या है, एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है। फ्रेंड्स, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या डिफरेंट होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंडेफिनिट एडजेक्टिव में क्या डिफरेंट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है सम मिल्क वाज स्प्लिट, सम यहाँ एडजेक्टिव है, मिल्क नाउन है, तो मिल्क के पहले सम आया है, तो यानी मिल्क के बारे में बता रहा है कि सम, तो सम यहाँ एडजेक्टिव यूज हुआ है और मिल्क नाउन है। तो सम मिल्क वाज स्पिल्ड, कुछ दूध
फट गए थे, तो सम यूज्ड एज अ एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल है मैनी क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड। मैनी क्रिमिनल्स, मैनी यहाँ एडजेक्टिव है, क्रिमिनल्स नाउन है, तो नाउन से पहले मैनी का यूज हुआ है, तो मैनी यहाँ एडजेक्टिव होगा। बहुत सारे क्रिमिनल्स अरेस्टेड हुए थे, ठीक है, तो यहाँ मैनी यूज्ड एज अ एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ये एक मुहावरा है। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, तो यहाँ फ्यू जो है एडजेक्टिव है कि वह कुछ वर्ड्स का आदमी है, तो यहाँ फ्यू जो है यूज्ड एज अ एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑल द गर्ल या गर्ल्स हैज या हैव डन हर या देयर वेल। या ऑल जो है एडजेक्टिव है, क्योंकि ये गर्ल जो होती है वो नाउन होती है, तो नाउन के बारे में बता रहा है, तो ऑल यहाँ एडजेक्टिव होगा। और ऑल जो होता है वो प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो यहाँ ऑल के साथ हैज नहीं हैव आएगा, यहाँ हैव होगा। ऑल द, यहाँ गर्ल नहीं होगा गर्ल्स होगा, क्योंकि बहुत सारी गर्ल है, तो गर्ल्स हो जाएगा यहाँ पे। ऑल द गर्ल्स हैव डन देयर वेल, क्योंकि देयर जो होता है वो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, और गर्ल्स यानी नाउन के लिए आया है, तो नाउन के लिए देयर का यूज करेंगे, हर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हर जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करते हैं, और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी पर्सन के लिए कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी, एनीवन, समवन, एनीवन, नोवन, ये सभी पर्सन के लिए यूज होते हैं। और पर्सन के लिए, इन सभी के लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन यानी ही, हिम, हिज या हिमसेल्फ का यूज करते हैं। प्लूरल प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। दे, देम, देयर, देमसेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ, वंस या वनसेल्फ, इन सभी का यूज नहीं किया जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी पर्सन के लिए ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ का ही यानी सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के लिए। किसी वस्तु के लिए कौन से प्रोनाउन का यूज करते हैं? एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सभी वस्तु के लिए यूज होते हैं। और वस्तु के लिए यानी ऑब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट के लिए सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज किया जाता है। प्लूरल प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। हिम, हिम, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, दे, देम, देमसेल्व्स, वंस या वनसेल्फ, इनका यूज नहीं किया जाता है ऑब्जेक्ट के लिए हम सिंगुलर प्रोनाउंस यानी इट, इट्स और इटसेल्फ का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल है एवरीवन हैज हिज ओन आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट। हर किसी को अपने सब्जेक्ट का आइडिया होता है, तो एवरीवन यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है और एवरीवन पर्सन के लिए यूज किया जाता है, तो पर्सन के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो एवरीवन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो हैज यहाँ बिल्कुल सही है। और हिज एवरीवन यानी पर्सन के लिए हिज का यूज किया जाता है, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाता है, प्लूरल प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है, तो हिज भी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो एवरीवन हैज हिज ओन आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है एवरीबॉडी मस्ट हैव हिज वे। एवरीबॉडी यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये पर्सन के लिए यूज होता है एवरीबॉडी, और एवरीबॉडी के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो मस्ट हैव हिज वे, और हिज जो होता है वो पर्सन के लिए आता है यानी सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे,
प्लूरल प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है एवरीथिंग। एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन। एवरीथिंग क्या है? एवरीथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के लिए यूज होता है। मैंने वहां बताया था कि एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सब वस्तु के लिए यूज होते हैं। तो एवरीथिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो एवरीथिंग हैज इट्स, तो एवरीथिंग यानी वस्तु के लिए हम इट्स का यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाता है, तो इट्स यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन, तो एवरीथिंग के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा और सिंगुलर नाउन का यूज होगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है एवरीवन लाइक्स टू हैव हिज वे। एवरीवन क्या है? एवरीवन ये पर्सन के लिए यूज हुआ है, यानी पर्सन के लिए एवरीवन का यूज करते हैं, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीवन लाइक्स सिंगुलर वर्ब है, टू हिज वे, हिज क्या है? ये सिंगुलर प्रोनाउन है। पॉजेसिव है, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन है, मींस सिंगुलर है, सिंगुलर पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है नथिंग हैज बीन डन। कुछ भी अच्छा नहीं है, तो नथिंग ये क्या? ऑब्जेक्ट है, यानी वस्तु के लिए यूज करेंगे, तो नथिंग के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, हैज बीन डन, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है anyone can win the prize of he tries for it। यहाँ any और one दो अलग अलग वर्ड है, तो any जब एक any अलग अलग भी आता है, any अलग आता है, one अलग आता है, और any one एक साथ भी आते हैं, तो ये भी क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। anyone can win the prize if he tries for it, अगर वो हर कोई प्राइज जीत सकता है अगर वो कोशिश इसके लिए करता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 9 रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? हु, whom, whose, which और that, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, इसे कनेक्टिव या कंजंक्शन भी कहा जाता है, यानी दो सेंटेंसेस को रिलेट करने का कार्य करता है, उसमें रिलेशन बताता है, और इसे कनेक्टिव या कंजंक्शन भी कहते हैं। दैट का यूज पर्सन, एनिमल और थिंग्स तीनों चीज के लिए यूज होता है, यानी दैट का यूज पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी कर सकते हैं और थिंग्स के लिए भी यूज किया जाता है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, यानी रिलेटिव प्रोनाउन यानी दैट जो होता है वो प्रोनाउन भी होता है, कंजंक्शन का भी कार्य करता है और उसके बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों आते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आई नो द गर्ल दैट केम यस्टरडे। मैं उस लड़की को जानता हूँ जो कल आई थी, तो दैट यहाँ वर्ब का सब्जेक्ट है, वर्ब यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब का सब्जेक्ट है दैट, और दैट जो है गर्ल के लिए आया है, गर्ल के लिए दैट का यूज किया गया है। और ये क्या है? दैट ये प्रोनाउन है, और दैट जो होता है वो कंजंक्शन भी हो सकता है, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट भी आता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैव द बुक दैट यू बॉट यस्टरडे। आई हैव द बुक, मेरे पास वो किताब है, दैट यू बॉट यस्टरडे, जो तुमने वो कल वो खरीदी थी, तो दैट यहाँ बॉट का ऑब्जेक्ट है, यू बॉट दैट यस्टरडे, ये दैट का ये बॉट का वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है दैट, और ये कंजंक्शन भी हो सकता है और प्लस प्रोनाउन भी हो सकता है, तो ये दैट जो है दैट यहाँ यूज हुआ है वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट एग्जांपल है द बॉय हु केम हियर इज अ प्लेयर। द बॉय लड़का जो यहाँ आया था इज अ प्लेयर,
तो हु यहाँ सब्जेक्ट है, ये वर्ब के लिए आया है। हु जो है इज का सब्जेक्ट है, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है। द बॉय हु केम हियर इज अ प्लेयर। तो हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और यह रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस इज द हाउस विच इज मेड ऑफ मार्बल। दिस इज द हाउस, यह वही घर है, विच इज मेड ऑफ मार्बल। तो ये विच जो है यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, और विच यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, ये वर्ब का सब्जेक्ट है। तो सो फ्रेंड्स, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई मेट वीना, मैं वीना से मिला, हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। यहाँ हु जो है कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, सॉरी, यहाँ हु जो है सब्जेक्ट के रूप में आया है, वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आई मेट मीना, आई मेट वीना, मैं वीना से मिला, हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल से लौट रही थी, ये वर्ब का सब्जेक्ट है हु। तो हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का के रूप में है और यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है, नीलू हैड अ बुक, नीलू के पास एक किताब था, विच सी बॉट एट अ शॉप, जिसको उसने शॉप से खरीदा था। तो विच यहाँ कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, यानी रिलेशन दिखा रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य कर रहा है। यहाँ कंजंक्शन के रूप में भी हो सकता है और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज हो सकता है। तो विच जो है दो सेंटेंसों को कनेक्ट करने का कार्य कर रहा है। तो विच इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन एंड विच इज यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है, द पेन दैट माय फादर गेव राइट्स वेल। तो पेन जो है यहाँ कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, द पेन दैट माय फादर गेव राइट्स वेल। यहाँ पेन जो है कंजंक्शन का के रूप में यूज हुआ है और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज हो सकता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसों को जोड़ने का भी कार्य करता है, ठीक है। तो इसको कनेक्टिव प्रोनाउन, कनेक्टिव या कंजंक्शन भी कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को कनेक्टिव या कंजंक्शन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लास में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी सबऑर्डिनेट क्लास में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है, आई हैव अ सन whom I love very much। तो मेरे पास एक सन है, मतलब जिसको मेरे पास एक बेटा है जिसको whom I love very much, जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो यहाँ whom जो है यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है और ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ whom जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, ये लव का ऑब्जेक्ट है, आई लव whom वेरी मच, ठीक है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट whom है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है, दिस इज द हाउस, यह वही घर है, विच माई फादर बिल्ड। तो बिल्ड क्या है, वर्ब है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट विच है। तो बिल्ड का ऑब्जेक्ट विच है, विच जो है बिल्ड के लिए आया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में हो सकता है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, और ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। सो फ्रेंड्स, इस तरह आप देख सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में कैसे हुआ है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इसी में कंफ्यूजन होता है रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन भी हु, हुम, हुम, हुज, विच और दैट होते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन भी हु, हुम, हुज, विच, दैट होते हैं। देखने में सेम लगेंगे बट इनका यूज जो होता है सेंटेंस में अलग अलग तरीके से होता है। सो फ्रेंड्स, इस चीज को आप बहुत ही ध्यान से आइडेंटिफाई कीजिएगा कि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है।
नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 10। ये लास्ट टाइप है प्रोनाउन का, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हिंदी होता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। इसको हिंदी में पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ईच अदर, वन अनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल है राम एंड रोहन हेल्प्ड ईच अदर। तो राम एंड रोहन एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो ये ईच अदर यहाँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है वो संबंध दिखाने का कार्य करता है, यानी आपस में एक दूसरे में संबंध दिखाने का कार्य करता है। जैसे राम एंड रोहन, तो ये एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो यहाँ ईच अदर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे ए है और बी है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन पर्सन के लिए भी यूज होता है और वन ग्रुप कलेक्शन, यानी एक कलेक्शन के लिए भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बी है, वन पर्सन के लिए भी यूज करते हैं और वन ग्रुप कलेक्शन, यानी एक ग्रुप और दो ग्रुप के लिए भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोर देन टू यानी दो से ज्यादा के लिए भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज वन अनदर प्रोनाउन का यूज मोर देन टू, यानी दो से ज्यादा के लिए हम वन अनदर प्रोनाउन का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू या टू ग्रुप्स, दो या दो से अधिक ग्रुप होंगे तो ईच अदर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल है राम एंड मोहन हेल्प्ड वन अनदर या ईच अदर इन होमवर्क। राम और मोहन एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो यहाँ ईच अदर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। वन अनदर जो होता है मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ ईच अदर प्रोनाउन का यूज होगा, वन अनदर नहीं यूज होगा। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स शुड हेल्प वन अनदर इन होमवर्क। स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल के लिए हम वन अनदर का यूज करते हैं, क्योंकि मोर देन टू यानी दो से ज्यादा को दिखाने के लिए मोर देन टू वन अनदर का यूज किया जाता है। तो वन अनदर यहाँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है द बॉयज एंड द गर्ल्स हेल्प्ड ईच अदर। वन ग्रुप कलेक्शन यानी यहाँ दो ग्रुप है, एक ग्रुप बॉयज का एक ग्रुप गर्ल्स का है, तो ग्रुप को दिखाने के लिए ईच अदर का यूज किया जाता है। तो द बॉयज एंड द गर्ल्स हेल्प्ड ईच अदर ग्रुप्स की जब बात किया जाएगा तो ईच अदर नाउन का यूज किया जाएगा। और मोर देन टू, अगर मोर देन टू की बात किया तो वन अनदर का यूज किया जाएगा। सो फ्रेंड, इस तरह हमने आज प्रोनाउन के सारे टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। आज प्रोनाउन टॉपिक खत्म हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपको प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।